जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन के क्रम में आप सभी वर्तमान में नक्षत्रों के संबंध में कतिपय बातों को सीख रहे हैं। हम लोगों ने नक्षत्रों के लिंग के बारे में, उनके चर और स्थिर नक्षत्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया है। चलिए आज हम नक्षत्रों के संबंध में एक और विभाग के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ नक्षत्रों को उग्र नक्षत्र कह करके पुकारा गया है। उग्र नक्षत्र का अर्थ होता है जिसका स्वभाव आक्रामक है, जिसके स्वभाव में उग्रता है। तो सीधी सी बात है कि उग्र नक्षत्र उन्हीं कामों के लिए, उन्हीं कार्यों के लिए कारक होंगे जिन कार्यों में एक प्रकार की उग्रता होगी, एक प्रकार की आक्रामकता होगी। तो जो आक्रामक कार्य हैं, युद्ध आदि कार्य हो गए, अग्नि से संबंधित आग्नेय कार्य हो गए, जिन कार्यों के अंदर एक प्रकार की उग्रता हो, प्रकार की आक्रामकता होगी, ऐसे कार्यों के कारक उग्र नक्षत्र कहलाते हैं। इनको उग्र संज्ञक नक्षत्र कहा जाता है। 27 नक्षत्रों में से दूसरा नक्षत्र भरणी, 10वां नक्षत्र मघा, 11वां पूर्व फाल्गुनी, 20वां पूर्वाषाढ़ा और 25वां पूर्व भाद्रपद। ये 5 नक्षत्र उग्र संज्ञक नक्षत्र माने गए हैं। तो इन नक्षत्रों के अंदर कोई भी काम आप स्वीकार करते हैं या किसी कार्य के लिए मुहूर्त आदि निकालते हैं तो वही कार्य इसके अंदर सफल हो सकेंगे जिन कार्यों के अंदर किसी प्रकार की आक्रामकता हो, किसी प्रकार की उग्रता हो। सौम्य कार्यों के लिए या फिर सादगीपूर्ण कार्यों के लिए या फिर शांत चित्त से किए जाने वाले कार्यों के लिए ये नक्षत्र उचित नहीं होंगे। इन नक्षत्रों को मात्र उग्रता से संबंधित कार्यों के लिए ही हमारे को चुन लेना चाहिए। जैसे कहीं युद्ध के लिए प्रस्थान करना हो, किसी प्रकार का आग्नेय संबंधित कार्य करना हो, तो ऐसे कार्यों के लिए आप भरणी, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद इन नक्षत्रों का चयन कर सकते हैं। नक्षत्रों का अगला विभाग है लघु संज्ञक नक्षत्र। लघु संज्ञक नक्षत्र एक प्रकार से शुभ नक्षत्र है। इन नक्षत्रों के अंदर हम लोग हल्के फुल्के शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि क्रय विक्रय आदि करना, आभूषण इत्यादि का निर्माण करना हो, चाइल्ड आदि की कंसीविंग के लिए हमारे को कदम आगे बढ़ाने हो, किसी प्रकार की नई विद्या सीखनी हो अथवा किसी प्रकार की कला आदि को सीखना हो, तो ऐसे कार्यों के लिए लघु संज्ञक नक्षत्रों का चयन किया जा सकता है। लघु संज्ञक नक्षत्र ऐसे कार्यों के लिए कारक पूर्ण होते हैं और इन नक्षत्रों के अंदर ये कार्य प्रारंभ होने का परिणाम होता है कि हमारे को वो कार्य परिपूर्ण फल देने वाले हो सकते हैं। लघु संज्ञक नक्षत्रों के अंदर पहला नक्षत्र अश्विनी, 8वां नक्षत्र पुष्य, 13वां हस्त और अभिजीत नक्षत्र को स्वीकार किया गया है। अभिजीत नक्षत्र जैसे कि उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच का जो हिस्सा होता है उसको अभिजीत नक्षत्र कहा जाता है। अर्थ हुआ उत्तराषाढ़ा जो 21वां नक्षत्र है उसका उत्तर भाग और 22वां नक्षत्र श्रवण उसका पूर्व भाग मिलाकर के अभिजीत नक्षत्र स्वीकार किया जाता है। इस अभिजीत नक्षत्र को भी लघु संज्ञक नक्षत्र के अंतर्गत माना गया है। अर्थात अश्विनी, पुष्य, हस्त और अभिजीत ये 4 नक्षत्र लघु संज्ञक नक्षत्र माने गए हैं और इन 4 नक्षत्रों के अंदर कोई भी क्रय विक्रय से संबंधित कार्य, आभूषण निर्माण से संबंधित कार्य, चाइल्ड कंसीविंग से संबंधित कार्य, कला विद्या आदि को सीखने से संबंधित कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। उनकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। नक्षत्रों का अगला विभाग है मृदु संज्ञक नक्षत्र। मृदु संज्ञक नक्षत्र के अंतर्गत 5वां नक्षत्र मृगशिरा, 14वां नक्षत्र चित्रा, 17वां नक्षत्र अनुराधा और 27वां नक्षत्र रेवती
ये 4 नक्षत्र आ जाते हैं, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती। तो ये 4 नक्षत्रों को मृदु संज्ञक नक्षत्र कहकर के पुकारा गया है। इन 4 नक्षत्रों के अंतर्गत अर्थात मृदु संज्ञक नक्षत्रों के अंतर्गत हम लोग किसी भी प्रकार का मैत्रीपूर्ण कार्य संपन्न कर सकते हैं, गायन वादन इत्यादि से संबंधित कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नए वस्त्र खरीदना हो, नए वस्त्र धारण करना हो तो इत्यादि कार्यों के लिए भी इन नक्षत्रों को स्वीकार किया जा सकता है। मृदु संज्ञक नक्षत्र इन कार्यों के लिए कारक होते हैं और इन नक्षत्रों के अंदर ये कार्य प्रारंभ किए जाएं तो इनकी सफलता के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। नक्षत्रों का अगला विभाग है दारुण संज्ञक नक्षत्र। दारुण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए वर्जित हैं। अशुभ कार्य या तामसपूर्ण कार्य, हिंसा से संबंधित कार्य, हिंसक कार्यों के लिए ये कारणभूत नक्षत्र होते हैं। ये भी 4 नक्षत्र हैं, जैसे कि छठा नक्षत्र आर्द्रा, 9वां नक्षत्र आश्लेषा, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा और 19वां नक्षत्र मूल। ये 4 नक्षत्र दारुण नक्षत्र कह करके पुकारे गए हैं। तो इन दारुण नक्षत्रों के अंतर्गत भी हमारे को किसी प्रकार का शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नक्षत्र हिंसापूर्ण कार्यों के लिए, दारुण कार्यों के लिए, भय से संबंधित कार्यों के लिए कारक होते हैं। तो ऐसे कार्यों को करने के लिए इन नक्षत्रों को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु मनुष्य जीवन में ऐसे कार्यों की आवश्यकता कम मात्रा में पड़ती है। अधिकतर हम लोग जो शुभ कार्य होते हैं उन्हीं के लिए मुहूर्त देखा करते हैं। तो दारुण नक्षत्रों को भी एक प्रकार से छोड़ देना चाहिए। अर्थ ये हुआ आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल, जो ये 4 दारुण नक्षत्र हैं, इन चारों के चारों दारुण नक्षत्रों को छोड़ करके हमें कोई शुभ कार्य कर लेना उचित है। नक्षत्रों का अगला विभाग है 27 नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्रों को अधोमुख नक्षत्र कह करके पुकारा गया है। अधोमुख नक्षत्र का अर्थ हुआ जो नीचे मुख वाले, अर्थात जमीन से नीचे से संबंधित जो कार्य हैं उन कार्यों के लिए कारकभूत जो नक्षत्र हैं उनको अधोमुख नक्षत्र कहा गया है। अधोमुख नक्षत्र के अंतर्गत दूसरा नक्षत्र भरणी, तीसरा कृत्तिका, 9वां आश्लेषा, 10वां मघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 16वां विशाखा, 19वां मूल और 20वां पूर्वाषाढ़ा। ये 8 नक्षत्र अधोमुख नक्षत्र माने गए हैं। तो अधोमुख नक्षत्र के नाम से ही स्पष्ट है कि ये नक्षत्र जमीन से नीचे से संबंधित जो कार्य किए जाएं उनके लिए कारणभूत, अर्थात उनके लिए कारक नक्षत्र होंगे। कभी किसी को कुआं खुदवाना हो, तालाब खुदवाना हो, जैसे हम लोग नया मकान आदि बनवाते हैं तो वहाँ पर पंप खुदवाने की जरूरत होती है। पंप खुदवाना हो अर्थात जमीन को खोदने से संबंधित जो भी काम करने हो, जमीन के नीचे से संबंधित जो भी काम करने हो, आपको जैसे तलघर बनवाना है, बेसमेंट बनवाना है, उससे संबंधित कोई काम करने हैं तो कुआं, बावड़ी, पंप इत्यादि को खुदवाने से संबंधित कार्यों के लिए अधोमुख नक्षत्रों का चयन कर लेना चाहिए। नक्षत्रों का अगला विभाग है ऊर्ध्वमुख नक्षत्र। ऊर्ध्वमुख अर्थात जिनका मुख ऊपर की ओर है, आकाश की ओर है। आकाश की ओर मुख होने का अर्थ है कि जो मान सम्मान से परिपूर्ण कार्य हैं, ऊंचाई पर ले जाने वाले कार्य हैं और हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने से संबंधित जो कार्य हैं, ऐसे कार्यों के लिए ऊर्ध्वमुख नक्षत्रों का चयन कर लेना उचित है। तो 27 नक्षत्रों में से छठा नक्षत्र आर्द्रा, 8वां नक्षत्र पुष्य, 22वां नक्षत्र श्रवण, 23वां धनिष्ठा और 24वां शतभिषा। इन 5 नक्षत्रों को ऊर्ध्वमुख नक्षत्र कह करके पुकारा गया है। तो कभी किसी पदारोहण से संबंधित कार्य करना हो, अर्थात किसी विशेष पद में प्रतिष्ठित होना हो, राज तिलक इत्यादि करना हो, किसी प्रकार का पदभार ग्रहण करना हो,
जो भी कार्य आपके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने वाले, ऊंचे पद पर आपको ले जाने वाले हों, ऐसे कार्यों का प्रारंभ ऊर्ध्वमुख नक्षत्र के अंदर करने से आपके सम्मान में, आपके गौरव में और अभिवृद्धि होने की संभावना बनी रहेगी। अगला विभाग है तिर्यक मुख नक्षत्र, अर्थात तिरछी दिशा में मुख वाले नक्षत्र। अधोमुख अर्थात जिनका मुख नीचे है, ऊर्ध्वमुख अर्थात जिनका मुख ऊपर है, और तिर्यक मुख अर्थात चारों दिशाओं में, तिरछी दिशा में चारों तरफ जिनका मुख रह सकता है, ऐसे नक्षत्रों को तिर्यक मुख नक्षत्र कह करके पुकारा गया है। तो 27 नक्षत्रों में से तिर्यक मुख नक्षत्र माने गए हैं। पहला अश्विनी, 7वां पुनर्वसु, 13वां हस्त, 15वां स्वाति, 17वां अनुराधा और 18वां ज्येष्ठा। अश्विनी, पुनर्वसु, हस्त, स्वाति, अनुराधा और ज्येष्ठा 6 नक्षत्र तिर्यक मुख नक्षत्र माने गए हैं। इन नक्षत्रों के अंतर्गत किसी प्रकार की यात्रा करनी हो, किसी प्रकार के वाहन का कार्य करना हो, वाहन खरीदना हो, क्रय विक्रय इत्यादि का कार्य करना हो, इत्यादि कार्यों के लिए ये नक्षत्र शुभ माने गए हैं। तो इन कार्यों के लिए तिर्यक मुख नक्षत्रों का चयन किया जा सकता है। नक्षत्रों का अगला विभाग है दग्ध संज्ञक नक्षत्र। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, दग्ध अर्थात जलाने वाला, जला हुआ, जलने से संबंधित जो नक्षत्र हैं वो दग्ध संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। तो दग्ध संज्ञक नक्षत्रों के अंतर्गत रविवार को भरणी नक्षत्र हो, सोमवार को चित्रा नक्षत्र हो, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा, बुधवार को धनिष्ठा, गुरुवार को उत्तरा फाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा और शनिवार को रेवती नक्षत्र पड़ जाए। अर्थ हुआ रविवार को दूसरा नक्षत्र जो कि भरणी है, सोमवार को 14वां नक्षत्र जो कि चित्रा है, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा जो कि 21वां नक्षत्र है, बुधवार को धनिष्ठा जो कि 23वां नक्षत्र है और गुरुवार को उत्तरा फाल्गुनी जो 12वां नक्षत्र है, शुक्रवार को 18वां ज्येष्ठा और शनिवार को अंतिम अर्थात 27वां नक्षत्र रेवती। ये नक्षत्र पड़ जाएं तो वो दिन हमारे को शुभ कार्य के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर भले ही बाकी चीज़ें उचित हों, बाकी मुहूर्त एकदम सटीक और सही हो, तब भी अगर इन दिनों में अमुक अमुक नक्षत्र आ जाते हैं तो उसको दग्ध संज्ञक नक्षत्र कहा जाता है। इन नक्षत्रों को शुभ कार्य के लिए स्पष्ट रूप से छोड़ देने में ही हमारा भला है। नक्षत्रों का अगला विभाग है पंचक नक्षत्र। पंचक शब्द हमारे यहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध है। किसी के जन्म होने पर, किसी के मृत्यु होने पर अक्सर हम लोग पंचक नक्षत्रों की स्थिति से अवगत होने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 27 नक्षत्रों में से जो अंतिम 5 नक्षत्र हैं, अंतिम 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 23वां नक्षत्र धनिष्ठा, 24वां शतभिषा, 25वां पूर्व भाद्रपद, 26वां उत्तर भाद्रपद और 27वां रेवती, ये 5 नक्षत्र आ जाते हैं। इन 5 नक्षत्रों के अंदर किसी प्रकार का शुभ कार्य आप कर सकते हो, लेकिन कोई भी अशुभ कार्य इन 5 नक्षत्रों के अंतर्गत नहीं करना चाहिए। प्राय करके ये माना जाता है कि जो पंचक नक्षत्र है उनमें जो कार्य किया जाता है या जो कार्य हो जाता है वो 5 गुना फलदायी हो सकता है अथवा 5 बार वो रिपीट हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पर एक परंपरा है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक नक्षत्र में हो जाती है तो उस व्यक्ति के संस्कार के समय में, उसको मुखाग्नि देते समय में 4 और पुतले बना करके मुखाग्नि दी जाती है। ये प्रतीक है। इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि पंचक के अंदर अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसके सगे संबंधियों में, उसके परिचित लोगों के दायरे में और 4 लोगों की अथवा 5 लोगों की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि पंचक नक्षत्र किसी भी कार्य को
5 गुना बढ़ा देता है या 5 बार उसको रिपीट कर देता है। तो मान लीजिए अगर किसी की मृत्यु पंचक नक्षत्र में हुई है तो ये संभावना होती है कि और 4 लोग मर जाए या वो मृत्यु 4 बार रिपीट हो जाए। तो इसलिए इस प्रकार की जो अवांछनीय स्थितियां हैं उनसे बचने के लिए हम लोगों के यहाँ पर ये परिपाटी चुनी गई है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु पंचक नक्षत्र के अंदर हो जाए उसके संस्कार के साथ में 4 पुतलों का भी दहन कर लिया जाए, कम से कम पंचक नक्षत्र का जो दुष्प्रभाव है उससे हम बच सके। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पंचक नक्षत्रों को किसी भी प्रकार के अशुभ कार्य के लिए हमेशा त्याग देना चाहिए, अन्यथा उसका जो अशुभ परिणाम है वो 5 गुना बढ़ करके या 5 बार रिपीट हो करके आपको भोगना पड़ सकता है। तो ये नक्षत्रों के कुछ विभागों की चर्चा मैंने आपके सामने संपन्न करी। कुछ और विभाग नक्षत्रों के अभी और बाकी हैं, जैसे कि मास शून्य नक्षत्रों का एक चैप्टर है जिसके अंदर प्रत्येक महीने में कुछ नक्षत्रों को शून्यता प्रदान की गई है, अर्थात उस महीने में अगर वो नक्षत्र आ जाएं तो आपका कोई भी कार्य शून्य परिणामी हो जाता है, शून्य फल देने वाला हो जाता है। उसके साथ ही गंडमूल नक्षत्र की बड़ी प्रसिद्धि है हमारे यहाँ पर। तो अगले पाठ के अंदर मास शून्य नक्षत्रों की चर्चा और गंडमूल नक्षत्रों की चर्चा हम संपन्न करेंगे और उसके बाद और कुछ बातें नक्षत्रों के संबंध में कह करके हम अपने इस ज्योतिषीय ज्ञान को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।